शिवानंद शुरू करे या करे लोगों का? कोई ज्वाइन नहीं हेलो। किया ना। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। तो हेलो। स्टार्ट करे या वेट करे? और 2-3 मिनट वेट करते हैं सर, ताकि हम दो ही है। कोई नहीं, तू और मैं दो ही हो। हाँ सर, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ सर, और 2-3 मिनट वेट करके चालू करेंगे सर। ठीक है सर। हेलो। हेलो। वेट करते हैं। हाँ सर, 2 मिनट वेट करके फिर चालू करेंगे, ताकि दो ही हो जाएंगे इसके लिए। ओके ना? ओके। हाँ, ऐसे ही पैसा ना खुद देना। सर चालू करते हैं। हेलो। हेलो। यस सर, शुरू चालू किया करते गया हैं सर क्या? फिर। हाँ, ओके, शुरू चलो करते शुरू हैं। करते हैं वैसे ही। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। कोई भी एक्सीडेंट होता है, वेदर जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होते हैं और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, तो उसका रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम क्या है। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अनडिजायरेबल इवेंट, अनएक्सपेक्टेड अनडिजायरेबल इवेंट that result in harm, injury, damage or loss to people, property or environment. So accident are often caused by unsafe condition, unsafe act या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और they can occur at various settings including workplace, public place, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ऑन रोड हो सकता है। एक एग्जाम्पल भी इसने दिया है कि वर्कर स्लिप फॉल फ्रॉम द लैडर while परफॉर्मिंग मेंटेनेंस वर्क resulting in a broken arm or other injury.
अब ब्रोकन आर्म कौन सा है, रिपोर्टेबल है नॉन रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें एलटीआई इन्वॉल्व हुआ है, लॉस्ट टाइम इंजरी है, और मैन मैन आवर्स 8 आवर्स के ऊपर हो गए तो लॉस हो जाएगा। रिपोर्टेबल हो जाता है। यस सर। हाँ, 9 आवर्स लॉस होगा, लॉस्ट टाइम इंजरी है, रिपोर्टेबल है। तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? रिपोर्टेबल एक्सीडेंट आर इंसिडेंट दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया सेट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। अदरवाइज क्या है, सारे उठ के अगर रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे तो हर छोटी छोटी चीज में उसका इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जो उसका फोकस वर्क है वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया बना दिए कि अगर ये तरह के हो तो उसको हम रिपोर्टेबल काउंट करेंगे, उसको रिपोर्ट करना है। बाकी के है जो नॉन रिपोर्टेबल है, तो आपको अंदर ही अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन करना है और उसको करेक्टेड करना है। So, reportable accident are accident that meet certain criteria set by regulatory authorities or organization and must be reported to appropriate authority. The criteria for reportable accident may include factors such as severity of injury, number of people affected, type of accident, nature of work involved. Reporting these accidents is crucial for compliance with legal requirement and for investigating the root cause to prevent future occurrence. ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट में भी आपको रिपोर्टेबल इंसिडेंट एंड नॉन रिपोर्टेबल इंसिडेंट इसका क्लियर कट दिया हुआ है कि रिपोर्टेबल कौन सा है, नॉन रिपोर्टेबल कौन सा है। ठीक, एग्जाम्पल, इन अ कंस्ट्रक्शन साइट इंसिडेंट अकर व्हेन सेक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग कोलैप्स, इंजूर मल्टीपल वर्कर्स, तो ये रिपोर्टेबल है सीधा सीधा। प्रॉपर्टी डैमेज भी है। सो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दिस एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द फैक्ट्री इंस्पेक्टर। कि क्या गलत हुआ था, फिर वो आके हर एक से बात करेगा, लीगल कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इसके पहले भी ऐसा हो रहा है क्या, क्या सारी चीजें उसमें। एंड नॉन रिपोर्टेबल कौन से, नियर मिस है या छोटे मोटे फर्स्ट एड वगैरह है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिपोर्टेबल, जिसमें मैन पावर लॉस नहीं होता, मैन आवर्स लॉस नहीं होता। So a near miss incident, also known as near miss, it is unplanned event or situation that did not result in injury. It has a potential but not occurred. Near miss की definition वही है, it has a potential but not occurred, but had a potential to do so. So it is an event where outcome was narrowly avoided, often by chance or due to timely intervention. Near miss are considered significant because they provide valuable opportunity to identify hazard, evaluating safety procedure, and implementing safety measures to prevent similar incident from happening in the future. इसीलिए नियर मिस रिपोर्टिंग जो है वो बहुत बड़ा ड्राइव है, और आपको ये एनवायरमेंटल क्रिएट करना होगा कि कोई हेजिटेट ना हो पाए कि कोई भी इंसिडेंट होता है, नियर मिस होता है, उसको रिपोर्ट कर और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, सो दैट उस टाइप का कोई एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट फ्यूचर में एवर्टेड किया जाए। ठीक है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म देता है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग a welding operation, welder accidentally create an that almost contact a flammable material nearby. Fortunately, another worker noticed the potential hazard, intervene promptly, preventing ignition. तो हो सकता था मगर हुआ नहीं। It has a potential but does not occur. और नियरली मिस हो गया, बाल बाल बच गया, बोलते हैं ना, दैट इज नियर मिस। अब इंपॉर्टेंस क्या है इंसिडेंट रिपोर्टिंग का और इन्वेस्टिगेशन का? तो एक्सीडेंट कोई भी होगा, वेदर इट इज मेजर और माइनर, तो माइनर को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि वो माइनर का फिर मेजर कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जितनी नियर मिस होती है एक टारगेट, बल्कि आप टारगेट लेके चलो कि आपके
साइट पे सपोज 100 लोग हैं, तो हर महीने में एटलीस्ट 100 नियर मिसेस आनी चाहिए। क्योंकि नियर मिस जो है वो छोटी छोटी चीजों में होता ही रहता है, और साइट पे तो होता ही रहता है। जहां 100-200 वर्कर काम कर रहे हैं, तो कोई शॉर्टकट लेगा, कोई और कुछ करेगा। तो ये लेके चलना है नियर मिस आइडेंट। और नियर मिस आपको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देता है, अच्छा खासा डेटा देता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हुआ है। So, accident reporting and investigation play a crucial role in ensuring workplace safety and promoting culture of continuous improvement. अब उसके फायदे क्या क्या है? Some key reasons why system are important. तो सबसे पहले हमने देखा था identify hazard and root cause, कि क्या हजार्ड वहां से हो सकता है, और जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो रूट कॉज भी निकल आएगा। ठीक है, तो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन हेल्पिंग आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड, unsafe practices, shortcuts, and root cause of accident, understanding underlying factor that lead an accident allow organization to prevent action and avoid or averted similar incident in future. नियर मिस होता है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रिवेंट रिकरेंस की सेम टाइप का इंसिडेंट साइट पे या ऑल साइट में ना हो। So by analyzing accident, organization can implement corrective measures and prevent control to eliminate or reduce the likelihood of similar accident occurring in the workplace. This proactive approach helps prevent the recurrence of accident and enhance overall safety. तो पहला हो गया आपका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हो गया प्रिवेंट रिकरेंस, तीसरा इंप्रूव सेफ्टी प्रोसीजर्स। आपकी प्रोसीजर रिफाइंड हो जाती है। Accurate reporting, thorough investigation provide valuable data for evaluating effectiveness of existing safety procedure. Organization can use this information to update and enhance safety protocol. और क्या कर सकता है, and ensure they align with specific risk faced in the workplace. उसके बाद आता है एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट। जब वो बंदा जानकार बनेगा और खुद को इन्वॉल्व करेगा कि कोई भी नियर मिस होता है या कोई इंसिडेंट होता है, तो वो खुद आके आपको रिपोर्ट करेगा, ना कि कोई इंसिडेंट होता है वो दबाएगा। क्या होगा, आपका सेफ्टी कल्चर्स इंप्रूव होगा और इंप्रूव होता जाएगा। So accident reporting system encourage employee to be vigilant about safety and reporting potential hazard or near miss. This involvement fostered safety conscious culture and empower worker to actively contribute to improve work safety. Then आपका legal compliance जो है वो हमेशा अपडेट रहता रहेगा कि many jurisdictions require organization to report certain type of accident to regulatory authorities. So implementing accident reporting system encourage compliance with legal requirement and helps in fulfilling the reporting obligation. Financial saving, कि छोटे और जो आपके इंसिडेंट्स होते हैं उसको आप रिपोर्ट करते हो, उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हो, सो दैट वो फ्यूचर में कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, तो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट सेविंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट सेविंग दोनों है। डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग में आप क्या करेगा, आपका कोर्ट केस है उसको आपको जो पार्टी को नुकसान हुआ उसका कंपेंसेशन देना होगा और उसका मेडिकल का खर्चा उठाना होगा। इनडायरेक्ट लॉसेस क्या है कि कोई एक्सीडेंट है तो आपके एम्प्लॉय का मोरल डाउन होता है, और क्या होता है, एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं समझ में नहीं आ रहा। करके। समझ में नहीं आया? हेलो हेलो, आवाज आ रही सर क्या मेरी?
आ रही है सर आवाज, बट समझ में नहीं आ रहा लेक्चर। अच्छा, कहाँ से समझ नहीं आया? सब पहले से समझ नहीं आया? स्टार्ट। ये स्टार्ट से कुछ बहुत समझ ही, में नहीं आ रहा। हाँ, स्टार्टिंग से ही कुछ ऊपर समझ से। में नहीं आया। यस सर, यस सर। चलो फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एनसी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, ये सबसे मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी इंडस्ट्री का। अब एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई अनडिजायरेबल इवेंट या अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, और उसके कारण क्या होगा? किसी को हार्म होगा, इंजरी होगी, डैमेज होगा, लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा, या इंजरी मेजर इंजरी होगा, प्रॉपर्टी लॉस होगा, या इन्वायरमेंटल लॉस होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन पता है सबको? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। अब एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं? या तो अनसेफ कंडीशन होगा, या अनसेफ एक्ट होगा, या दोनों कंबाइन होगा। अनसेफ कंडीशंस पता है आप लोगों को, अनसेफ एक्ट भी पता है, यस सर। ठीक है। या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे एक रोड है, ठीक है, हाईवे समझ लो या रोड समझ लो, बालक उसके अंदर एक कोई गड्ढा गिर गया, ठीक। अब जो आ रहा है, मान लो कोई स्लो आ रहा है, तो वो अनसेफ एक्ट नहीं कर रहा है, वो स्लो जा रहा है, वो पार करके जा रहा है। मान लो कोई 200 की स्पीड से या 150 की स्पीड से गाड़ी लाएगा और उस गड्ढे के ऊपर जंप करेगा, तो क्या होगा? गिरेगा सर, स्लिप होगा। एक्सीडेंट। तो यहाँ क्या हुआ? अनसेफ एक्ट प्लस अनसेफ कंडीशन, दोनों फैक्टर अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है। अब अनसेफ कंडीशन का बताता हूं कि आपकी स्कैफोल्ड है, ठीक, स्कैफोल्ड की का कोई जॉइंट है वो लूज है, तो वो हो गई अनसेफ कंडीशन। और उस स्कैफोल्ड के ऊपर लोग चढ़ गए, तो क्या होगा? वो स्कैफोल्ड कोलैप्स हो जाएगा, तो वो हो गया एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या, दोनों फैक्टर सेम कंट्रीब्यूटरी है। कुछ जगह हो सकता है अनसेफ कंडीशन ही हो, या कुछ जगह अनसेफ एक्ट हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये जब दोनों चीजें आ जाती है तो कोई एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट में क्या होगा? किसी को हार्म होगा, इंजरी होगा, डैमेज होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, या एनवायरमेंटल लॉस होगा, ठीक है। अब दे ऑकर इन वेरियस सीटिंग, जैसे वर्क प्लेस पे हो गया, पब्लिक प्लेस पे हो गया, ऑन रोड पे हो गया। इसने एक एग्जांपल दिया है कि वर्कर स्लिप फॉल फ्रॉम लैडर व्हाइल परफॉर्मिंग मेंटेनेंस वर्क, रिजल्टिंग अ ब्रोकन आर्म एंड अदर माइनर इंजुरीज, ठीक है। तो अनसेफ एक्ट क्या था कि वो टूटी हुई लैडर पे या लैडर पे जो स्लिपरी थी उस पे काम कर रहा, तो स्लिपरी लैडर ये कंडीशन हो गई, इसके ऊपर ये चढ़ा बंदा, तो ये अनसेफ एक्ट हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? वो बंदा गिर गया, उसका आर्म टूट गया या फ्रैक्चर हुआ, और पैर को भी लगा होगा, माइनर इंजुरीज भी होगी। तो अब वो क्या है, कुछ दिन के लिए काम नहीं कर सकता, ठीक। तो उस अब हमारी जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें कुछ एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना होता है, जिसको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बोलते हैं, और कुछ एक्सीडेंट होते हैं जिसको नॉन रिपोर्टेबल बोलते हैं। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट वो है जिसमें मैन आवर लॉस होता है, कि अगर वो बंदा उस शिप में काम पे नहीं लौट आता है, ठीक, तो उस कंडीशन में ये जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है कि वो थ्रू परफॉर्मा जो फॉर्म 24 है उसके थ्रू फैक्ट्री इंस्पेक्टर को लिखित, पहले तो वर्बली बताना है, और
उस पे आपके फैक्ट्री हेड की साइन लेके उसका रिपोर्ट करना है इंस्पेक्टर को विद इन 24 आवर। वैसे 48 आवर का दिया है, आजकल 24 आवर के अंदर अंदर अगर इंसिडेंट होता है। अब उस इंसिडेंट में क्या है, रिपोर्टेबल में कोई डेथ होती है, कोई मेजर एक्सीडेंट होता है या मैन और लॉस होता है, तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। अब उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल दिया है, इन कंस्ट्रक्शन साइट एन इंसिडेंट ऑकर वेयर सेक्शन स्कैफोल्ड कोलैप्स injuring multiple worker and causing property damage. As per regulatory requirement, this accident must be reported to factory inspector. Clear है? तो उन्होंने क्या किया कि आपके यहाँ कितने भी एक्सीडेंट अलग अलग होते हैं, उसको उन्होंने दो भागों में फैक्ट्री एक्ट ने डिवाइड किया, एक रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, एक नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में जहां मैन और लॉस होता है, बंदा शिप में सेम शिप में वापस नहीं आता, तो उसको रिपोर्टेबल बोलते हैं। और कोई फर्स्ट एड हुआ है या नियर मिस हुआ है और वो काम पे वापस आ रहा है, वो अब ठीक है तो काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट का रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत समझने में? नो सर, नो सर। ठीक है। नियर मिस को उसको बोलते हैं, आप लोग कोई डेफिनेशन बताएगा? सर जैसे कि कुछ चीज ऑब्जेक्ट फॉलिंग, कोई भी इंसिडेंट होता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है हार्म करने का, बट एक्चुअली हार्म नहीं हुआ है, उस चीज को नियर मिस बोलते हैं। सो इट इज अनप्लान इवेंट और सिचुएशन that did not result injury, illness or damage, but it had a potential to do so. कि वो बगल में गिरी, वो अगर ऊपर गिरती तो एक्सीडेंट हो सकता था, बट वो बगल में गिरी, बाल बाल बच गया। जो बाल बाल बचने वाली चीज है ना, वो सारी नियर मिस में जाती है। अब नियर मिस छोटी और बड़ी, एक हाई पोटेंशियल भी होता है। हाई पोटेंशियल को एक्सीडेंट ट्रीट करते हैं, भले उसको रिपोर्ट नहीं करते, बट उसका इन्वेस्टिगेशन जैसे मेजर इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, उसी तरह करते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं जिस कारण लॉस हो सकता था बट नहीं हुआ, तो उसको भी लॉस हुआ है ऐसा कंसिडर करके उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो जो अफेक्टिंग फैक्टर्स है, उस हम उसको कहते हैं कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, जो जो अलग अलग 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल, सिस्टम फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। तो वो सारी चीजों को देख के उसके कापा, जिसको हम बोलते हैं ना करेक्टिव एक्शंस, जो इमीडिएटली लिए जाते हैं, और प्रिवेंटिव एक्शंस जिसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन फुल थ्रू होता है। अब तो कापा का भी प्रिवेंटिव एक्शंस पे ही काम करते हैं, सो दैट वो इंसिडेंट फिर फर्दर कहीं ना हो। समझ गए? जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि ड्यूरिंग अ वेल्डिंग ऑपरेशन वेल्डर एक्सीडेंटली क्रिएट एन आर्क that almost contact a flammable material nearby. Fortunately, another worker noticed the potential hazard and intervened promptly, preventing ignition of flammable material. Although no injury or no damage occurred, this incident is considered a miss and should be investigated to prevent similar incident in future. तो यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकता है। ठीक है सर, कोई रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जहां मैन ओवर लॉस होता है या जिस शिप में एक्सीडेंट हुआ है उस शिप में बंदा वापस नहीं आ पाता, उसको हम बोलते हैं नॉन रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल इंसिडेंट।
और सेम इसमें वो बंदा वापिस आ रहा है, फर्स्ट एड हुआ है, छोटा सा माइनर इंसिडेंट हुआ है और के काम में कर सकता है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिपोर्टेबल। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। तो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन ये बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है और मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है आपके वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपका जो वर्क प्लेस का है सेफ्टी का उसके लिए। अब उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई हजार्ड एंड रूट कॉज, कि कोई भी इंसिडेंट हो स्टार्टिंग फ्रॉम आपका नियर मिस टू मेजर कोई भी हो, उसको एज अ इंसिडेंट, नियर मिस को छोड़ देना नहीं, उसको एज ए इंसिडेंट ही ट्रीट करना है, सो दैट उसका रूट कॉज निकल आएगा, उसका करेक्टिव एक्शन आएगा और सेम तरह का एक्शन हम फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला हो गया आपका रूट कॉज और हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो अभी मैंने बताया कि उसको एनालाइज करेंगे, उसको उसकी तरह के और कौन से इंसिडेंट कहीं कहीं हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट होता है उसका, करेक्टिव मेजर्स का, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स से हम क्या करेंगे, या तो उसको इलिमिनेट करेंगे या उसका लाइक्लीहुड कम कर देंगे। सो दैट इस प्रोएक्टिव अप्रोच से हम क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हमारे साइड, हमारे कोई मदर या सिस्टर साइट्स पे ना हो, अवॉइड कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ रिकरिंग। अब क्या होगा, हमने जितने लोगों को इन्वॉल्व किया है सबकी आंखें खुल जाएगी, तो कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो प्रोएक्टिवली आके रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करेंगे आपकी कितनी, जितनी छोटी मोटी इंसिडेंट्स हो रहे हैं साइड पे जिसको हम नहीं देख पा, क्योंकि एक अकेला सेफ्टी ऑफिसर कहाँ का देखेगा, अगर हर एक कोई कंट्रीब्यूटिंग कर देगा तो आपके छोटे छोटे जो कोनों में भी कुछ होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो दैट आपका क्या हो रहा है, सेफ्टी कल्चर इंप्रूव हो रहा है कि आपका बंदा जो है वो डर नहीं रहा रिपोर्ट करने के लिए, वो प्रोएक्टिवली रिपोर्ट कर रहा है। सेम अवेयरनेस बढ़ रहा है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सेफ्टी कल्चर जो है वो फोस्टर्ड होगा, कॉन्शियस होगा, एम्प्लॉय को पता होगा नियर मिस क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है। सिमिलरली बहुत से ज्यूरिडिक्शंस क्या सब में ही होता है, अगर कुछ होता है तो आपका पुराना हिस्ट्री निकालते हैं कि सेम टाइप का इंसिडेंट कभी हुआ था क्या, उसको रिपोर्ट हुआ था क्या, उसके ऊपर आपने क्या किया। अगर वो आपने करेक्ट कर लिया था और फिर भी दूसरा कुछ हुआ तो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, सो दैट लीगल कंप्लेंस जो है वो आपका ठीक है। So many jurisdictions require organization to report certain type of accidents to regulatory authorities. Implementing an accident reporting system ensure compliance legal requirement helps in fulfilling the reporting obligation. नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल सेविंग। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने कोई नियर मिस रिपोर्ट किया है और नियर मिस रिपोर्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया, इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कापा लागू किया, तो क्या होगा, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा। और मान लो आपने ये सभी फिर तरफ आंख मूंद ली, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स है। पहले तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो भी बंदे को लगा है उसको कंपेंसेशन देना होगा। दूसरा, आपको लीगल जो एक्शंस है उसको फेस करना होगा। लीगल एक्शन या तो वो जिस बंदे को लगा है या मरा है उसकी फैमिली कोर्ट जाएगी। सिमिलरली फैक्ट्री इंस्पेक्टर आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा। और मैंने पिछली बार भी बताया कि अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं है तो वो आपको फैक्ट्री के ऊपर सील लगाने का भी उसके पास ऑथोरिटी है, वो बहुत कम वो करते हैं। आपका क्या होगा, मैन पावर, मान लो कोई मशीन सर के इस पे ऊपर हुआ है तो हाँ एक क्वेश्चन है मेरा
जैसे कि आपने बोला कोई पैडल हो गया साइड पे या फैक्ट्री में, हम्म तो उसमें जैसे रिस्पॉन्सिबल मोस्ट जगह मैंने देखा है कि सेफ्टी ऑफिसर आता है। ऐसा अगर उसका कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है या एक्स वाई जेड अदर कुछ भी है एंड डॉक्यूमेंटेशन मैं प्रॉपर रहेगा तो उसके ऊपर कोई चीज आ सकती है या नहीं आ सकती सर? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आपका सेफ्टी कल्चर वर्स्ट है, आपने ये चीजें मैनेजमेंट को बताई है, आपके पास उसका लीगल प्रूफ है, और बहुत बार अगर लिखित में जाता है तो मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से काम करती है जैसे सेफ्टी ऑफिसर बोलता है। दूसरी चीज, अगर वो सारी चीजें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अवेयरनेस है, क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर आने के बाद ना वो सेफ्टी ऑफिसर को बोलने नहीं देता। वो जाता है साइट पे, इंसिडेंट हुआ है उसके साथ वो 1 to 1 बोलता है। वो उस समय तो सेफ्टी ऑफिसर को वो वहां खड़ा भी नहीं होने देता। तो वो बंदा, उस बंदे को क्या पता है, क्या पीपीस दिए गए थे, क्या वो मशीन पे पहले भी कुछ हुआ, वो सारा इन्वेस्टिगेट करता है। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपका काम है सबसे पहले अवेयरनेस प्रमोट करना। हाँ, जो भी बंदे वहां काम कर रहे हैं उसको उस कम मशीन का हीरा पता होना चाहिए, क्या हजार्ड क्या है, रिस्क एनालिसिस हुआ कि नहीं, क्या क्या वर्स्ट टू वर्स्ट हो सकता है, उसके लिए क्या कंट्रोलिंग मेजर्स है, क्या पीपीज दिए गए हैं, अगर क्या एसओपीज है, वो सारी चीजें अगर उसको वहां मिलती है तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, वो उतना वर्स्ट नहीं लेता। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री में कुछ भी नहीं है, लाला की फैक्ट्री है और चल रहा है कि आ रहा बंदा काम कर रहा है, किसी को कुछ हुआ तो भी कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई मर जाएगा तो दे देंगे कंपेंसेशन, ऐसा अगर टेंडेंसी है तो उस कंपनी के ऊपर वो सील लगा के कंपनी बंद भी कर सकता है। समझ में आ गया? ओके आप सर। कितना प्रोपोगंडा है, कितना अवेयरनेस है लोगों का, वो बहुत मैटर करता है। बाकी क्योंकि वो बाकी लोगों से भी पूछेगा, जिसका इंसिडेंट हुआ है उसका उसका कोई साथी है वो, आपका कोई स्वीपर है वो, कोई सुपरवाइजर है वो सारे से डिस्कस कर लेता है। तो बहुत बड़ा फैक्टर्स है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप सेफ्टी अवेयरनेस या सेफ्टी फॉस्टर्ड कल्चर अगर है, और बंदे सामने से उठ के आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई इंसिडेंट होता है तो कोई छुप नहीं रहा। हमारी फैक्ट्री में यह था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इतना एक्शन नहीं होता था, मगर कोई छुपाता था टाटा में, और बाद में अगर मैनेजमेंट को पता चलता था तो उसको टर्मिनेट नहीं, सीधा घर भेजते थे। उसी समय बुला के उसका फाइनल कर देते, "भाई, घर चला जा, जरूरत नहीं है तेरी"। समझ ऐसा में मुझे आ गया? लीगली एक्शन वगैरह कुछ होता है कि सेफ्टी ऑफिसर पे? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक्सीडेंट हुआ है, ये दोनों सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि एक्सीडेंट हुआ है, और आपके यहाँ आपका कितना प्रोपोगंडा आपने किया है, कितने लोगों को सेफ्टी के बारे में पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा अगर वो उसको समझ में आता है तो वो केस कर सकता है फैक्ट्री के सेफ्टी ऑफिसर के लिए, फैक्ट्री मैनेजर के लिए, और फैक्ट्री मैनेजर को उठा के अंदर भी डाल सकता है। उसके पास इतना पावर है कि वो फैक्ट्री रोक भी सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, और उसको उठा के बिहाइंड द बार भी डाल सकता है। ओके सर। तो आगे चले हम तो फाइनेंशियल सेविंग क्या हो गई? एक तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दी कि लीगल कंप्लायंस है, कोर्ट केसेस है, कंपेंसेशन देना होगा, मेडिकल खर्च है, ये क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट आता, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी का नाम होता है, तो जो वर्कर है उसका मोरल डाउन रहा है तो उसका आपके प्रोडक्शन पे होगा। दूसरा, मशीन बंद रहेगी मान लो 15 20 25 दिन,
वो मशीन का जो आउटपुट निकलेगा वो कॉस्ट मान लो, प्रोडक्शन डाउन टाइम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें दिया है देखो कि एक्सीडेंट कैन रिजल्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड मेडिकल एक्सपेंसेस, कॉम्पेंसेशन क्लेम, प्रॉपर्टी डैमेज, प्रोडक्शन डाउन टाइम। उसके बाद में लोग छोड़ के जाते हैं, आपको हायर में मिलता ही नहीं है। कि लोग यही बोलते हैं कि यहाँ का सेफ्टी कल्चर, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सेफ्टी कल्चर है ही नहीं भाई। 2 पैसा ज्यादा ना मिले, 2 पैसा कम मिले, लेकिन जान बचे, तो वो अराउंड में भी बहुत इफेक्ट करता है। आपको वर्कर की कमी कमी महसूस होगी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं होंगे, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत होती है। सो अ रोबस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम हेल्प टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट और प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट। तो अगर स्मूथली रहे तो वो पैसा आपका जो है वो आप दूसरी जगह सेफ्टी के ऊपर खर्चा कर सकते हो। क्लियर? यहां तक समझ में आया? यस सर। हेलो, चलो। यस सर। नेक्स्ट है यस सर। डाटा फॉर सेफ्टी एनालिसिस। अब आपके पास क्या है, बहुत सा डाटा हो जाएगा इकट्ठा कि लास्ट ईयर में मेरे इतने एक्सीडेंट हुए, उसमें से हेड इंजरी इतनी थी, लेफ्ट आर्म इंजरी इतनी थी, लेफ्ट पाम इंजरी इतनी थी, राइट आर्म इंजरी इतनी थी, राइट पाम इंजरी इतनी थी। पूरे ह्यूमन पार्ट को हम डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से एक एनालिसिस करते हैं कि हमारी मैक्सिमम इंजुरीज किस एरिया में हुई थी, हमको किस पे करना है। तो ये क्या है, आपके पास एक डाटा शीट बन गई है कि accurate accident is essential for conducting meaningful safety analysis. Organization can use this data to assess overall safety performance, identify trends, and set safety or improvement goal. तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नए साल का हमारा सेफ्टी गोल क्या है वो तैयार करेंगे कि भाई हेड इंजुरीज इतनी हुई तो क्या करना पड़ेगा भाई, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, पीपीई में हेलमेट्स अनिवार्य करना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद में क्या आएगा, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। तो हमको नेचर और फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट के कि मैनर है, मेजर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिपीटेड हो रहा है क्या। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी कंपनी में फोर्कलिफ्ट इंसिडेंट एक महीने में 3 से 4 हो गए थे। हर वीक एक एक्सीडेंट होता था फोर्कलिफ्ट रिलेटेड। तो हमने क्या कराया, पूरा एक महीना हर एक फोर्कलिफ्ट को जाके चेक कर लिया। कम से कम 140 क्लिप थी, उसका एनालिसिस किया, उसके ऊपर फिर इम्प्रूवमेंट लगा दिया। इसकी रिवर्स स्पीड जो है वो 10 से ज्यादा नहीं हो, फॉरवर्ड स्पीड 10 से ज्यादा नहीं हो। वो बहुत सी चीजें उसमें कैमराज लगाए, एआई कैमराज लगाए, रिवर्स हॉर्न लगाया, ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया। उसका इफेक्ट ये हुआ कि अप्रैल से लेके दिवाली तक वो एक्सीडेंट ट्रिमेंडसली डाउन हो गए। उसमें अवेयरनेस भी था, जो ड्राइवर अवेयरनेस था, वर्कर अवेयरनेस था। में एक हमने रेज लगा दी थी कि इस बैरिकेशन के अंदर कोई नहीं आएगा, एरिया डिमार्क किया था। तो ये सारी चीजें क्या होता है, आपकी रिस्क इंप्रूवमेंट हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट that helps organization better manage the risks associated with specific tasks, equipment, work-related equipment, and that allow for information decision making regarding risk mitigation strategy. उसके बाद में एम्प्लॉय वेलबींग और स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन ठीक रहा तो अपने आप इंसिडेंट डाउन हो जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगा, तो लोगों की वेल बीइंग सेफ्टी जो है, लोगों को भी लगता है कि दैट इज हमारा वेल बीइंग सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे क्या होगा, आपका एसओपी बनेगी, आपका हीरा बनेगा, लोग उसी हिसाब से काम करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो इंसिडेंट काउंट होगा। दैट ड्राइव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट
fostering safer and more productive work environment. Accident reporting investigation are vital for preventing accident, improving workplace safety, comply with regulation. And demonstrating commitment to employee well-being. These systems help organizations to take proactive measures to create safer work environment and minimize the risks and leading to higher productivity. अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो आपका डाउन टाइम कम होगा, डाउन टाइम कम होगा तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन टॉप पे रहेगा। क्लियर? तो यहां तक 6.2 तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में आया आप सभी को? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। या किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर एक बार फिर बात कर सकते हैं। सर फिर हमारा दिख रहा आता है ओके सर, क्लियर। स्क्रीन नहीं दिख रहा था सर, अब दिख रहा है। ओके, आगे सर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर हमारा आता है कि एक्सीडेंट रिपोर्टिंग पहला हुआ तो फैक्ट्री एक्ट हुआ। अब कहाँ क्या होगा, बीओसीडब्ल्यू एक्ट के हिसाब से। यहाँ पे भी ले दे के वही चीजें हैं, खाली क्या हो फॉर्म और वो थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कि द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशंस कट गया है इसमें। जस्ट मिनट, आप लोगों को पूरा दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा ना? एक मिनट, इसको मैं बंद करके फिर स्टार्ट करता हूँ। कुछ इशू हुआ है, डोंट। जस्ट मिनट। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? जी पूरा सर, दिख क्लियर रहा है। कट दिख बराबर रहा है? दिख रहा है सर। यस सर, यस यस सर। यस। चलो आगे चले फिर। तो पहला हमने जो डिस्कस किया था वो था फैक्ट्री एक्ट। अब हम करेंगे बीओसीडब्ल्यू एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रेगुलेशन। ठीक है, ये भी लगभग वही है, थोड़े फॉर्म नंबर्स और वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो एट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 is an Indian legislation act that aim to regulate the employment and condition of service construction worker in the country. The act includes provision for accident reporting and welfare measures for construction worker. According to the BOCW Act, सबसे पहले क्या है, reporting an accident. So under section 22 of BOCW Act, the employer is required to report any accident that result in death or serious bodily injury, जो हमने पहले भी बात की थी। तो अंडर सेक्शन 22 के अंतर्गत हमको क्या है, उसको टिपिकली विद इन 48 आवर्स फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बताना है।
Form of accident report. Accident report should be made in prescribed form 22. डबल एक्स मीन्स 20 हो गया और 2 खड़ी रेशियो रोमन में 22 हो गया एंड सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड। ये होने के बाद क्या होगा, वो चीफ जो इंस्पेक्टर है या फैक्ट्री इंस्पेक्टर, फैक्ट्री तो नहीं, ये चीफ इंस्पेक्टर ही है, वो किसी अथॉरिटी को वहां भेजेगा। हो सकता है वो खुद आए या किसी थर्ड पार्टी को भेजे जो उसमें एक्सपर्ट हो। एंड डेजिग्नेट अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द रिपोर्टेड एक्सीडेंट, assessing the cause, circumstances leading to the accident. Then compensation. In case of fatal accident or serious body injury to construction worker, employer is liable to pay compensation as per provision of BOCW Act. The compensation amount is determined based on the nature of injury and severity of disability. अगर ये आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट दिया है कि आप डेथ, अगर किसी की एक हाथ चली जाती है ना तो उसको आधी डेथ मानते हैं और दोनों आंखें चली जाती है उसको पूरी डेथ मानते हैं, तो उस सेम कंपेंसेशन उसको देना पड़ता है। अगर एक हाथ टूट गया तो उसका अलग है, एम्पुटेशन हुआ तो अलग है, सारे एक उसमें दिए हुए हैं कि कितना कितना कंपेंसेशन देना है और एज पर फैक्ट्री एक्ट वो देना पड़ेगा। वो BOCW एक्ट में दिया है, उसका कंपेंसेशन अमाउंट कितना है वो देना पड़ेगा। वेलफेयर मेजर्स की क्या क्या वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, मेडिकल फैसिलिटी है, हाउसिंग है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, सोशल सिक्योरिटी, तो ये 5 पॉइंट है। सो इट इज एसेंशियल फॉर एम्प्लॉयर in the construction industry to be aware of and comply with the accident reporting requirement. As per BOCW Act and ensure safety and well-being of their worker. Proper accident reporting helps to identify potential hazard, implementing preventive measures, improving overall safety standard of construction site. अब फिर हमारे आते हैं कि नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। तो जो भी नियर, अब तक हमने बात की थी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की, अब हम क्या करेंगे नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की, जैसे नियर मिस। तो नियर मिस क्या है ये हमने पहले देख लिया। तो नियर मिस रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इज अ प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजरमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई, analyze the near miss in the workplace, and near miss are the event or situation that could result accident, injury, damage, but by chance or timely intervention they are averted. ठीक, तो implementing a near miss reporting incident investigation system is crucial as it provides valuable insight into potential hazard and allow organization to take corrective actions to prevent further incident in future. अब ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा, तो सबसे पहले नियर मिस रिपोर्टिंग में क्या क्या है कि एनकरेज सेफ्टी कल्चर वेयर आपका जो भी कोई देखता है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्वीपर, किसी को भी कुछ गलत दिखता है या तो वो पढ़ा लिखा है तो खुद लिखेगा, नहीं तो अपने सुपरवाइजर के थ्रू रिपोर्ट करेगा विदाउट फियर और रिप्रेजल। माहौल ऐसा चाहिए कि कुछ भी हो जाए किसी को कुछ नहीं होगा जब तक कोई जानबूझ के नहीं करता। उसके बाद एस्टेब्लिश इजी टू यूज एनोनिमस नियर मिस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म such as online form, dedicated reporting system. ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि उन लोगों के पास ना सिस्टम होती है ना वो पढ़ा लिखा होता है, बट वो बता सकता है। तो उसका काम क्या है, वो उसके सुपरवाइजर को बताए।
तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर क्या है कि मान लो उसके पास अगर 10 वर्कर है तो उसको टारगेट दे दो कि महीने में भाई कम से कम तू 10 नियर मिस रिपोर्ट तेरे को करना ही है। अगर काम करना है तो वो अपने नीचे वालों को बताएगा कि भाई आपको कहीं पे भी कुछ गलत दिखता है तो आपको रिपोर्ट करना है। और होता ही है, ऐसा नहीं है कि पूरे एक महीने में कहीं कुछ नहीं होगा। 10 नियर मिस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टारगेट ड्रिवन करना पड़ेगा आप। Clearly communication the importance of near miss reporting, its benefit and of identified potential hazard. ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग कि जो भी आपके पास नियर मिस आते हैं उसमें डेट, टाइम, लोकेशन, प्रिस्क्रिप्शन, इवेंट कहाँ हुआ है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या है। कि जैसे आप आज कल बारिश हुई है तो कहीं स्लिपरी होगा, जैसे हमने देखा था कि वो स्टेयरकेस पे चढ़ रहा है, स्लिपरी की वजह से गिरा, लग गया उसको। तो हो सकता है वो पहली सीढ़ी के पहले रिग्स पे आकर पैर दिया और स्लिप हो गया, तो वो क्या है, सीढ़ी पे चढ़ते हुए पहले ही स्टेप में अगर उसका पैर फिसलता है तो क्या है, ये नियर मिस है, आया ना। तो ये नियर मिस रिपोर्ट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पैर स्लिप हो गया बट उसको लगा नहीं। तो वो इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये क्यों हुआ है स्लिपरी, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस मेजर लेना पड़ेगा या उसके ऊपर शेड डालना पड़ेगा। अगर नहीं होता और वो अगर टॉप यहाँ से गिर जाएगा तो क्या होगा, फिर वो नियर मिस नहीं होगा, फिर वो इंसिडेंट होगा रिपोर्टेबल। तो उसको अवॉइड कर जा सकता है। तो ये अवेयरनेस लोगों को बतानी है क्यों जरूरी है। वंस उसने वो रिपोर्ट किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। उसमें उसका खुद का होगा, उसका सुपरवाइजर होगा, सेफ्टी ऑफिसर होगा, उसको जाना है। उसको उसका जो मैनेजर है उसको भी डेजिग्नेट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और टीम पर्सन से नहीं होता, टीम को ही करना पड़ता। अगर टीम पर्सन को दे दिया तो क्या होगा, वो कुछ भी बना के दे देगा टाइम बचाने के लिए। तो पूरी टीम जाएगी, कोई फिजिकल फैक्टर देखेगा, इंटरव्यू करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, ये करके उसका रिपोर्ट बनाना होता है प्रॉपर अच्छी तरह से। ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसका इंसिडेंट जो है, इन्वेस्टिगेशन बहुत शॉर्ट स्वीट होना चाहिए और प्रॉपर निकल आना चाहिए। अब ज्यादा हेवी करोगे तो लोग फिर अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो टीम बनानी है, उसको एनालिसिस करना है, उसमें जो वर्कर है उसको इन्वॉल्व करना है, उसके विटनेस को इन्वॉल्व करना है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको बुलाना है, वो सारा कुछ करना है। फिर वंस आपके पास डाटा आ गया तो उसको क्या करना है, रिफाइंड करना है, एनालाइज करना है, रिव्यू करना है कि एनालाइज द नियर मिस डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, रिकरिंग इशू, वेयर इज द हाई पोटेंशियल रिस्क। जब आपके पास काफी आ जाएगा तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि अनसेफ एक्ट की मैक्सिमम है या अनसेफ कंडीशन के मैक्सिमम है। उसमें इलेक्ट्रिकल ज्यादा है या मैकेनिकल ज्यादा है या और कोई फैक्टर्स जो हजार्ड्स है वो है। आपको एक आईसाइट मिल जाएगी कि मुझे एक्चुअली काम कहाँ करना है, कहाँ डाउन करना है। क्लियर। So conduct regular review of near miss incident to identify the pattern and improve the safety procedure. उसके बाद करेक्टिव एक्शंस आपको लेने हैं कि सेम तरह के अगर होता है तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके यहाँ चैनल्स है, नालियां होती है फैक्ट्री में या कहीं पे भी चैनल्स होते हैं, होते हैं हाँ या ना बोली, होते हैं। रहते हैं, होता है सर। ग्रेटिंग्स डालते हैं उसके ऊपर। यस सर। अगर वो ग्रेटिंग्स प्रॉपर नहीं हुए तो बहुत बार पैर आपके चैनल के अंदर चला जाता है या
इनप्रॉपर ग्रेटिंग हो तो वो उछल के एक तरफ निकलती है। तो ये क्या है, नियर मिस है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आपको ग्रेटिंग्स कैसे चाहिए, लाइट ग्रेटिंग बट कंफर्टेबल और अच्छे होने चाहिए। अगर आप मेटल के डालते हो तो कुछ देर बाद वो रस्टिंग हो जाएगी, रस्टिंग के कारण और सेकेंडरी इफेक्ट हो जाएगा, सेकंड हजार्ड क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरह सोच के प्रॉपर मेजर्स लेके उस पॉइंट को आपको क्या करना है, परमानेंट, एक करेक्टिव एक्शंस होता है, प्रिवेंटिव एक्शंस होता है, तो परमानेंट प्रिवेंटिव एक्शंस लेनी है। तो करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस समझ में आ गई। तो वो जब मॉनिटर करोगे आप कि आपकी मैक्सिमम नियर मिस अगर उस तरह की आ रही है तो वो मेजर इशू है, या दूसरी कोई अगर है तो पैटर्न आपको पता चल जाएगा। पैटर्न पता चल जाएगा तो आपका फोकस उस पैटर्न पे जाएगा मैनेजमेंट का, और आप उसको करेक्टिव एक्शंस लेके आप उसको क्लोज करवा सकते हो। उसके बाद क्या है, वंस आपने ये कर दिया तो लोगों को कम्युनिकेट और ट्रेनिंग करना है कि भाई उसके लिए स्टैंड डाउन मीटिंग्स होती है हर मॉर्निंग में, कोई कुछ हुआ है उसका करेक्टिव एक्शन हमने यह किया है कि कम्युनिकेट फाइंड नियर मिस इन्वेस्टिगेशन टू ऑल, सो दैट क्या है जिसने रिपोर्ट किया उसको भी अच्छा लगता है कि मैंने ये किया था, इसके ऊपर काम हुआ, तो उसको क्या इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। सो कम्युनिकेट फाइंड द नियर मिस इन्वेस्टिगेशन टू ऑल एम्प्लॉय टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल हजार्ड एंड प्रमोट सेफ्टी अवेयरनेस। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द लेसन लर्न फ्रॉम द नियर मिस एक्सीडेंट। और ये सब कुछ करने के बाद आपका है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हो। पहले बड़े इंसिडेंट से हम प्रिवेंट कर दिए, फिर नियर मिस के थ्रू हमने छोटे 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 जो लूप होल्स थे उसको भी क्लोज कर दिया। सो यूज इनसाइड फ्रॉम नियर मिस रिपोर्टिंग टू कंटिन्यूअस improve safety policies, procedure, training program, and we have to foster a culture of continuous improvement and learning from near miss to enhance overall safety of work culture, workplace। उसके बाद में आता है हमारा रिपोर्टिंग टू एनफोर्समेंट अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस फॉर्मेलिटी। 3 4 6 टेक्निक्स भी है। चलो पहले एक एक कर लेते खत्म। रिपोर्टिंग टू एनफोर्समेंट अथॉरिटी and insurance formalities. Reporting to enforcement authority and insurance formality are essential aspects of accident management in the workplace. They involve to notify relevant authorities and insurance provider about accident to ensure compliance with legal requirement and enable insurance claim. अब यहाँ पे हम आते हैं पहले कि रिपोर्टिंग टू एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने अभी बताया था एनफोर्समेंट अथॉरिटी कौन है, फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। BOCW में आपका जो रिलेटेड वहां का गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो होंगे। सो in event of certain types of incident or accident, employees are required to report the details to the appropriate enforcement authority. The reporting criteria may be vary on the jurisdiction and specific regulation. अब कॉमन कौन कौन से, तो फैटल एक्सीडेंट आपको रिपोर्ट करना है, सीरियस इंजरी और इलनेस आपको रिपोर्ट करना है, एक्सीडेंट रिजल्टिंग हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट बियॉन्ड स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, वो ऊपर के इसमें ही आ गया, एंड सर्टन हजार्डस मटेरियल स्पिल एंड रिलीज, कोई टॉक्सिक गैस वगैरह है, डेंजरस ऑकरेंस हुआ, तो ये डेंजरस ऑकरेंस 24A के तहत आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारे 24 एंड 24A में आ गए। तो ये अगर होता है तो आपको ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी है। वॉइस आ नहीं रही?
आ रही है, बराबर आ रही है। हाँ, तो उनका कोई इशू होगा, नेट नहीं होगा, वो मैसेज डाला है कि वॉइस नहीं आ रही करके। ठीक है, फिर इंश्योरेंस फॉर्मेलिटीज है। अब कोई मान लो कहीं आग लग गई, तो आपने इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो उसके फॉर्मेलिटीज क्या क्या है कि इंसिडेंट रिलेटेड टू इंश्योरेंस फॉर्मेलिटी इन notifying the insurance provider about accident and initiate the claim process. So employer typically have worker compensation insurance act के तहत उसको वर्कर कंपेंसेशन इंश्योरेंस के कवर एम्प्लॉय करता है। तो उसका को जो मेडिकल एक्सपेंसेस आता है या वेस्ट लॉस होता है इन द इवेंट ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरी, तो वो कंपनी और वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर करता है। तो बट उसके लिए एचआर के थ्रू आपकी फाइल बना के वो जानी चाहिए। ठीक है, आजकल तो जीरो प्रोसेसिंग चार्ज और वो सारा कुछ आ गया, खाली आपको बताना पड़ता है कि आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड आपका एक जो कार्ड बनता है वो देना होता है, आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने होते हैं, बाकी वो सारा वही प्रोसेस करते हैं। सो इंश्योरेंस फॉर्मेलिटी में क्या क्या है, इमीडिएट रिपोर्टिंग, ये कि जैसे आप कुछ हुआ है या आप भर्ती भी हो चुके हैं, एडमिट हो चुके हैं, तो उसी समय उसको बताना है। तो नोटिफाई इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्रॉम्प्टली आफ्टर एन एक्सीडेंट अकर टू इनिशिएट क्लेम प्रोसेस। डिले इन रिपोर्टिंग कैन लीड कॉम्प्लिकेशंस इन प्रोसेस, फिर वो फर्जी लगता है, इसीलिए तुरंत वो करना है। प्रोवाइड डिटेल्स, उसमें क्या क्या बताना है, नेसेसरी अबाउट एक्सीडेंट इंक्लूडिंग डे, टाइम, लोकेशन, नेचर ऑफ इंजुरी, राइट को लगी है, लेफ्ट को लगी है, हाथ को लगी है, पैर को लगी है, वो सारा कुछ उसमें मेरे पास होता है कि नेचर ऑफ इंजरीज क्या है, अम्पुटेशन है या शार्प कट है या क्या है, वो सारा कुछ विथ विटनेस। विटनेस में उसका जो साथी होगा, मान लो एक मशीन पे 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका विटनेस वो हो जाएगा। मेडिकल अब हुआ तो सबसे पहले तो फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर्स के पास आएगा, तो उसके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे होने चाहिए कि सबमिट मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट रिलेटेड टू इंज्यूर्ड एम्प्लॉय, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कि इंश्योरेंस कंपनी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू वेरीफाई which circumstances accident occurred, ensure the validity of claim, एंड वो होने के बाद क्लेम प्रोसेसिंग होती है कि आफ्टर वेरीफाइंग द क्लेम द इंश्योरेंस प्रोवाइडर विल प्रोसेस द क्लेम एंड प्रोवाइड कंपेंसेशन एज पर पॉलिसी टर्म। उसके बाद में आपका आता है रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न टू वर्क। रिहेबिलिटेशन में मान लो किसी को कुछ हुआ है तो 2 महीना वो रेस्ट पे, मेडिकल जब तक बोलता है तब तक वो रेस्ट पे रहेगा, तो जब तक वो है तो आपका मीटर चालू है, जब तक वो आके वापस काम पे नहीं आता। तो सम इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड प्रोविजन फॉर रिहेबिलिटेशन सर्विस टू हेल्प द इंजर्ड एम्प्लॉय रिटर्न टू वर्क एज सुन एज पॉसिबल, और जब तक नहीं आता तो उसको कंपेंसेशन भी देते हैं। Accident related insurance formality ensure that injured employee receive appropriate compensation, medical care while reducing financial liability of employee, proper and timely communication with insurance provider is crucial to a smooth and efficient claim process. Both reporting to enforcement authority and insurance formality are integral component of a comprehensive accident management system. They ensure compliance with legal requirement, facilitate the safety investigation, and provide support to injured employees through insurance coverage. अब हम आगे पढ़ेंगे रूट कॉज एनालिसिस। इसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है, एफएमईए होता है, फिशबोन होता है, ये सब बहुत टेक्निक्स है, वाइवा एनालिसिस होता है, ये सारे हम नेक्स्ट इसमें वन बाय चलते रहेंगे। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। यस सर। 6.6 हम नेक्स्ट, कल क्लास नहीं होगा, कल मैं हूं नहीं, तो अगर नेक्स्ट फ्राइडे को लेना है तो वो बता देंगे कि ये क्लास उसके साथ अटैच करना है या नहीं, या फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे हमारी क्लास होगी।
टिल गुड कल है ना सर इवनिंग, गुड नाइट। हाँ कल है ना क्लास? नहीं, कल नहीं है, कल मैं नहीं हूँ क्योंकि बाहर जा रहा हूँ। ओके सर। ओके सर, ओके। ओके।